जब मैं 7th क्लास में गई, जब मैं हाई स्कूल गई, तो हाई स्कूल में जैसे ही मैंने कदम रखा तो सबसे पहले मुझे, जो मेरा नाम अमरजीत सिंह है, उस नाम से नहीं बुलाया गया, मुझे यही बोला गया, देखो छक्का आ गया। देखिए, अगर एक लड़का घर में रहता है, वो लड़कियों का कपड़े पहनता है, तो परिवार वाले बोलते हैं अरे तू लड़की बन रहा है, छक्का बन रहा है। लेकिन एक लड़की जो लड़की के कपड़े पहनती है तो माँ बाप को गर्व होता है कि मेरी जो बेटी वो बेटा है। जोहार, नमस्कार। मैं निधि कुमारी, आप सुन रहे हैं जोहार डायरीज। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिन्हें अक्सर समाज में अनदेखा कर दिया जाता है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ किन्नर की। आज इस एपिसोड में हम जानेंगे कि ट्रांसजेंडर लोग किस तरह ज़िंदगी जीते हैं और उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज हमारे साथ है अमरजीत सिंह मैम। जोहार। जोहार सभी को। जो कि उत्थम सीबीओ की फाउंडर भी हैं। मैम, पहले तो मैं आपसे आपके उत्थम के बारे में जानना चाहूँगी कि आप किस तरह काम करते हैं। देखिए, जो हमारी उत्थान संस्था है ये क्योंकि आप देखेंगे कि समाज में महिलाओं के लिए भी बहुत सारे काम होते हैं, पुरुषों के लिए भी बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों के लिए भी होते हैं। जब हमारे समाज की बात आती है तो हर कोई अपने हाथ को पीछे ले लेता है। तो हमें लगा, जब हमने अपने आप को पहचाना, अपने आप को जाना, तब लगा कि जीवन में कुछ नहीं है, जीवन को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन होता है ना कि एक आस जब जग जाती है तो एक किरण बन जाती है। तो जब वो किरण बनी तब मैंने एक छोटी सी संस्था बनाई जिसका नाम उत्थान रखा, क्योंकि हमारे समुदाय का उत्थान होना बहुत ज़रूरी है। और ये संस्था हमने 2012 में बनाई थी। और संस्था का ज्ञान नहीं था कि संस्था होती क्या है, क्योंकि हमारे लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते और समझ की थोड़ी कमी होती है, क्योंकि हम समाज से बहुत पिछड़े होते हैं। लेकिन संस्था को हमने बनाया, संस्था बनाने के बाद अपने समुदाय के लोगों को जोड़ा, जोड़ने के बाद काम करना शुरू किया और आज काम करते करते अपनी एक पहचान बनाई, अपने समाज की एक पहचान बनाई। एम्प्लॉयमेंट पे हमने काम किया। आज टाटा स्टील में 132 ट्रांसजेंडर काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ट्रांसजेंडर एम्प्लॉय आपको झारखंड में मिलेंगे, जो कि पूरे भारत से हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हम पाए हैं और टाटा को मैं थैंक्स कहती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा सोचा। और भी जो छोटी-मोटी कंपनियाँ हैं उनके साथ भी हम अभी एडवोकेसी कर रहे हैं कि अब हमारे समुदाय को आप लीजिए, क्योंकि हमारे समुदाय में बहुत सारी प्रतिभाएँ हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे एक महिला, एक पुरुष है, तो हम में तो दोनों के गुण हैं, तो मैं तो ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। तो इसलिए हम, ईश्वर ने हमें अगर कुछ दिया है तो उस वैल्यू को समझना है। जब उस वैल्यू को हमने समझा तब हमने जाना कि हम सच में बहुत शक्तिशाली हैं। वैसे भी कई बार हम रास्ते में चलते हैं तो लोग, कई बार हमसे आशीर्वाद लेते हैं और उनके जीवन में काम होता है और आज बदलाव आ रहा है और बदलाव आएगा। मैम, मैं आपकी थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूँगी कि जब आप छोटी थी तो उस टाइम आपको क्या लगता था कि आप बाकी बच्चों से अलग हैं? ऐसा कभी एहसास हुआ? देखिए, जब मैं छोटी थी तो देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो फ़र्क नहीं होता है। उस समय लड़के-लड़कियाँ साथ बैठते हैं। आप जब कोई स्कूल में चले जाइए तो लड़के-लड़कियाँ साथ में खेलते भी हैं, तो समाज भेदभाव पैदा नहीं करता है। मैं 6th क्लास तक जब थी तो मुझे पता नहीं था कि मैं अलग हूँ। जब मैं 7th क्लास में गई, जब मैं हाई स्कूल गई, तो हाई स्कूल में जैसे ही मैंने कदम रखा तो सबसे पहले मुझे, जो मेरा नाम अमरजीत सिंह है, उस नाम से नहीं बुलाया गया, मुझे यही बोला गया, देखो छक्का आ गया। तो मुझे धक से लगा कि अरे ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें और बदलने लगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे एक मेल की तरह पाला था और पैंट शर्ट पहन के जाती थी, कोई सलवार सूट या स्कर्ट पहन के तो नहीं जाती थी। तो स्कूल में मुझे वॉशरूम जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी कि कौन से वॉशरूम में जाऊं, क्योंकि लड़कियों में तो मैं जा नहीं सकती, अब लड़कों में जाने में मतलब इतनी प्रॉब्लम होती थी कि
लड़के अगर आ गए हाई, मतलब 7th में थी तो 10th क्लास के सीनियर मेरे भाई बोलूँगी मैं, वो आ जाते थे तो गलत गलत हरकतें करते थे, वो सेक्सुअल हरास जिसको आप बोल सकते हैं। तो वो मेरे साथ स्कूल के टाइम पे हुआ। मैं काफ़ी डरी रहती थी, सहमी रहती थी। और जब हाफ टाइम मतलब टिफ़िन होता था, उसके कुछ देर के बाद जब सभी बच्चे क्लासरूम में घुस जाते थे, फिर मैं वॉशरूम जाती थी। और मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम स्कूल के टाइम पे मुझे हुई, फिर मैं अपनी पढ़ाई को वहीं पे छोड़ना पड़ा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उस समय मेरी एज 12 साल की होगी। अब 12 साल के बच्चे को सेक्सुअल हरासमेंट, इतना एब्यूज़्ड करना, गंदी-गंदी गालियाँ देना, गलत तरह की हरकतें करना, तो कितनी एक बच्चा मेंटल डिस्टर्ब हो सकता है। और मैं सच में उसमें मेंटल डिस्टर्ब हो गई थी। मैंने अपनी पढ़ाई को वहाँ पे छोड़ दिया। पढ़ाई को छोड़ने के बाद लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए। फिर मैंने एक छोटी-सी दुकान में काम किया। तो वहाँ पे भी भेदभाव, क्योंकि भेदभाव तो स्कूल में ही नहीं हर जगह पे है ना, तो वहाँ भी भेदभाव हुआ। फिर लगा कि नहीं, ख़त्म कर देनी चाहिए अपनी लाइफ को। अपनी लाइफ को ख़त्म करने भी गई, कुएं में कूदने गई थी, तो कुएं के सामने एक पेड़ पनप रहा था, जो पेड़ को हम बार बार काटते थे। वो शायद जिसको बोड़ का गाछ बोलते हैं, जो देखेंगे कहीं भी लग जाता है। हम हमेशा उसको काटते तो बालक पनप जाता था। तो एक मन में ख्याल आया कि जब ये पेड़ है, इसको हम काटते हैं, ये फिर पनप जाता, कि हाथ पैर भी नहीं है, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, फिर भी ये जीने का प्रयास कर रहा है, और मेरे पास तो सब कुछ है। तब से वहाँ से मेरी लाइफ की जर्नी अलग हुई, और फिर हमने अपने समाज के लिए काम करना शुरू किया। और आज झारखंड में हमारे समाज की पहचान है कि हमारा समुदाय भी है। पहले हमारे समुदाय को लोग मतलब जानना नहीं चाहते थे, बात करना नहीं चाहते थे कि क्या होते हैं, बात नहीं करना, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें थी। लेकिन आज समाज में थोड़ा सा पॉजिटिविटी है, आएगा और परिवर्तन आएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। मैम, आप अपने आप को समझे, फिर अपने आप को एक्सेप्ट किए, उस बीच का सफ़र आप हमारे। देखिए, सफ़र कोई भी हो तो कठिनाइयाँ तो बहुत होती हैं, इसमें भी बहुत कठिनाइयाँ थी, क्योंकि उस समय देखिए 2014 में नालसा जजमेंट आई थी। उसने हमें ट्रांसजेंडर का अधिकार दिया। उससे पहले तक हम नपुंसक या मतलब अलग ही कहलाते थे, क्योंकि जेंडर नहीं था हमारा। किस में हम जाएंगे, किस में फिट बैठेंगे, कुछ नहीं, मेल फीमेल ही था, हमारा कोई जेंडर नहीं था। अदर्स में भी ऑप्शन नहीं था उस वक्त में। तो सोचिए कितनी मुश्किलें थी हमारे लिए जीने के लिए। वो तो हमारे जो बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं उनको मैं धन्यवाद देती हूँ, जो फाइट की, उस फाइट के दौरान जो नालसा जजमेंट आया, उन्होंने हमें अधिकार दिया कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, ये मेरा अधिकार है। आज उस अधिकार से मैं जी रही हूँ, और भी परिवर्तन आ गए। जैसे आप देखेंगे नालसा जजमेंट ने हमें तितली का अधिकार तो दे दिया, लेकिन शादियों का अधिकार नहीं है, बच्चे अडॉप्ट करने का अधिकार नहीं है, उसके लिए भी फाइट कर रही है। आने वाला समय आएगा जब हमें भी शादियों का अधिकार मिलेगा, हम बच्चा भी अडॉप्ट कर पाएंगे, और धीरे धीरे बदलाव आएगा। मैम, जब आप अपने बारे में अपने परिवार को बताए तो उनका पहला रिएक्शन कैसा था? देखिए, कोई भी परिवार हो, परिवार कभी भी, देखिए अगर एक लड़का घर में रहता है, वो लड़कियों का कपड़े पहनता है, तो परिवार वाले बोलते हैं अरे तू लड़की बन रहा है, छक्का बन रहा है। लेकिन एक लड़की अगर लड़के के कपड़े पहनती है, तो माँ बाप को गर्व होता है कि मेरी जो बेटी है वो बेटा है। तो वही आप समझ लीजिए कि मेरे माँ बाप ने मुझे लड़के जैसा समझा, और वो समझे कि लड़का ही बने, ये ट्रांसजेंडर ना हो। तो जब वो चीज़ें आई, तो माँ बाप को ये बहुत सारा घृणा होने लगा कि ऐसा क्यों है। माँ बाप को तो ज़्यादा नहीं होता था, सबसे ज़्यादा होता था मेरे भाई बहनों को। वो उनके साथ अगर मैं कहीं जाती थी तो मुझे लेकर नहीं जाते थे, कहीं फ़ोटो खिंचवाने की बात आती तो मुझे साइड कर दिया जाता था। और सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करती थी कि अरे वो ऐसा है, वो वैसा है। तो माँ बाप को उस जगह पे दबना पड़ता। देखिए, सभी माँ बाप बुरे नहीं होते, माँ बाप चाहते हैं, क्योंकि माँ बाप के लिए हम बच्चे हैं। लेकिन सोसाइटी इतना प्रेशर दे देती है कि माँ बाप को उस जगह पे बच्चे को अपने घर से निकालना पड़ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि छोटे में ही माँ बाप अगर जान जाते हैं कि ये बच्चा ऐसा है, तो उसे मार दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, या फिर उसे फेंक दिया जाता है, या फिर हमारे समुदाय के लोगों को दे दिया जाता है, जो पहले चलता था। अभी ये सब नहीं चल रहा है। मैम, अभी मैं ये जानना चाहूँगी, अभी जो आपके परिवार के साथ रिश्ता है, वो अच्छा है या फिर अभी भी कुछ दूरी है? देखिए, परिवार के साथ रिश्ता तो मेरा अच्छा है, मैं नहीं बोलूँगी कि बुरा है। रिश्ता इसलिए अच्छा है, देखिए जब आपकी सोच अच्छी होती है ना, तो नवग्रह भी आपके सहयोग में आ जाते हैं। तो सेम हमारे साथ भी ऐसा था। हमने
अपने समाज में मैं जब गई, मैंने गुरु चेला परंपरा में भी मैं शिष्य बनी। मेरी शकीला नायक जी मेरी गुरु हैं और मैं उनकी शिष्य हूँ। हमारे में गुरु चेला परंपरा चलती है, जो आज से नहीं बहुत पहले से चलती आ रही है। जब इस धरती पे भगवान जब रहते थे, उस समय से ये परंपरा चलती आ रही है। तो तब से ये परंपरा है। परंपरा के माध्यम से मैंने अपने गुरु को गुरु बनाया, शकीला नायक जी को, और मैं उनकी शिष्य बनी। तो दिक्कतें आती थी, लेकिन अभी सब ठीक है, क्योंकि अच्छे काम करते करते जब माँ बाप ने देखा कि अच्छी जगह पे है, अच्छी चीज़ें कर रही हैं, और सोसाइटी को भी लगा कि नहीं, ये वैसे नहीं है होते। क्योंकि हमेशा समाज को ये लगता है ना कि एक ट्रांसजेंडर सिर्फ ताली बजा सकता है, नाच सकता है, हाँ गा सकता है। तो जब ये चीज़ें सोच सोसाइटी की बदली ना, तब सोसाइटी ने स्वीकार करना शुरू किया। क्योंकि आप देखेंगे ना कि जब प्रभु श्री राम थे इस धरती पे, जब वो वनवास को जा रहे थे, तो वनवास को जाते समय पुरुष भी उनके साथ गए, महिलाएं भी उनके साथ गई, किन्नर भी उनके साथ में गए। तो सरयू नदी के किनारे प्रभु श्री राम ने सभी को बोला, पुरुषों को बोला कि चले जाइए, स्त्रियों को बोला चले जाइए, पर किन्नरों को उन्होंने नहीं बोला। तो किन्नर वहाँ पे ही रहे। जब प्रभु श्री राम 14 साल के बाद वनवास करके लौटे, तो उन्होंने देखा कि किन्नर अभी भी वहाँ पे मौजूद थे, प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो प्रभु श्री राम ने उन्हें ब्लेस दिया कि मेरे नाम से तुम जाने जाओगे, कलयुग में तुम्हारा राज होगा, और तुम जिस किसी के लिए भी जो मांगोगे वो मिलेगा। तो ये आज की प्रथा ही नहीं है, ये बधाई मांगना या हम जो सड़कों पे मांगते हैं, ये पहले से है। लेकिन आज क्या, आज हम दिखते हैं, पहले हमारी संख्या बहुत कम थी, और पहले ये ट्रांसजेंडर बिल नहीं आया था, 377 नहीं हटा था, नालसा जजमेंट नहीं आई थी। आप देखेंगे कि जब त्रेता युग था, तब हम मंदिरों में पाए जाते थे, मंदिरों में हम पूजा पाठ करना बहुत पवित्र थे। फिर मुगल शासन आया। मुगल शासन ने क्या किया कि हम लोगों को हरम में रखना शुरू कर दिया, क्योंकि मुगल जो बादशाह होते थे वो हम पे बहुत ट्रस्ट करते थे। वो क्या करते थे कि रानियों के हरम में हमें रखते थे, और हमें एक तरह के जासूस की तरह उपयोग करते थे, क्योंकि हमारी थोड़ी आदत होती है कि कोई बात पेट में नहीं रहती, हम तुरंत से बोल देते हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने उपयोग किया, और काफ़ी अच्छा वो हमें सपोर्ट करते थे। और कई बार ऐसा होता था कि युद्ध पे जाना है, 100 दिन, 200 दिन, कई महीनों तक युद्ध चल रहा है, तो उस युद्ध में महिलाएं नहीं जाती थी। अब सैनिक जाते हैं, सैनिक के साथ महिलाओं को तो होना है, तो वो ट्रांसजेंडर को उस जगह पे इस्तेमाल करते थे। तो वो कल्चर चलता आया। जब अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने सबसे फाइट की, बट वो किन्नर से नहीं सके। तो उन्होंने देखा कि हम ट्रांसजेंडर से तो नहीं सक पा रहे, तो उन्होंने हमारे ऊपर 377 धारा लगा दी कि जो भी किन्नर या ट्रांसजेंडर क्रॉस ड्रेस करेगा, नाचेगा, गाएगा, तो वो क्रिमिनल कहलाएगा। उसको गोली से मार देने की उस समय वो सज़ा सुनाई गई थी। तो उसे 377 अंग्रेजों के टाइम पे लगा। देश हमारा कब आज़ाद हुआ? 1947 में, और हमारा 377 हटा कर 2018 में आके। सोचिए कितना समय लग गया। तो हाँ, कई बार ऐसी बातें आती, कई लोग खड़े हो जाते हैं कि अरे हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपके लिए काम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन काम कब कर रहे हैं? जब आप देख रहे हो कि इनको अधिकार मिल रहे हैं, इनके लिए बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब अधिकार नहीं था, जब 377 नहीं हटा, जब ट्रांसजेंडर, तब आप लोग कहाँ थे? आपने तो हमारे लिए कहीं फाइट नहीं की। आज आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बलात्कार ट्रांसजेंडर समुदाय का होता है। जब वो घर पे रहता है, फैमिली के लोग उसका बलात्कार करते हैं, उसके फ्रेंड सर्कल में उसका बलात्कार होता है, और भी बहुत तरह के लोग उसका शारीरिक शोषण करते हैं, लेकिन उस बात को दबा दिया जाता है, उसको ओपन नहीं किया जाता है। मैं समाज से पूछना चाहती हूँ, क्या हम इंसान नहीं हैं? हमारे बारे भी सोचिए। उस माँ बाप से पूछना चाहती हूँ, माँ बाप उस बात को दबा देते हैं कि मत बोलो, ये परिवार में ये चीज़ें गलत होंगी। अरे आप पहले ये देखो कि वो उस बच्चे के साथ क्या बीत रहा है। एक 12 साल 14 साल के बच्चे के साथ अगर कोई शारीरिक शोषण करेगा, उसके ऊपर क्या बीतती है। लेकिन आज तक इस आवाज़ को कहीं नहीं उठा जाता। आप रिकॉर्ड है, आप कहीं भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, कहीं एक भी केस मुकदमा दर्ज नहीं है कि ट्रांसजेंडर के साथ किसी ने बलात्कार किया, जबकि सबसे ज़्यादा बलात्कार हमारे पास होता है। तो मैम क्या कमी है, क्यों नहीं हो पा रहा है? ट्रांसजेंडर क्यों नहीं कर रही? आगे आके बोलताती हैं। देखिए, मैंने क्या बोला कि लोग खुल के सपोर्ट नहीं करते। जहाँ उनको लगता है कि हाँ
ये करने से हमें फायदा मिलेगा, वो उस जगह पे इन करेंगे। जैसे कई सारी संस्थाएं भी देखेंगे ट्रांसजेंडर के लिए आ गई काम करने के लिए, हम करें, तो उनका ट्रांसजेंडर का काम नहीं है, वो सिर्फ चाहते कि गवर्नमेंट से वो काम मिले, हमारी संस्था को फंड आए, वो सिर्फ फंड देख रहे हैं। वो समुदाय, अगर समुदाय को देखना होता तो आज कैंडल मार्च निकलता हमारे लिए भी। आप देखेंगे कुछ दिन पीछे में रांची में प्राइड की थी, प्राइड बहुत अच्छी रही, सक्सेसफुल रही, और लेकिन आप उसे कमेंट पढ़िएगा, कितने गंदे गंदे कमेंट। लोग बोल रहे हैं कि ऐसी बीमारी रांची में भी आ गई है, ये अजूबे लोग कहाँ से आ गए हैं, क्या हम इंसान नहीं है, क्या हमारा अधिकार नहीं है प्रोटेस्ट करना। लेकिन लोगों के जब आप उस कमेंट को पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि मतलब उन लोगों की सोच पे घृणा आती है कि ऐसे सोच भी हमारे समाज में है, कि ऐसी सोच रखते हैं। तो फिर इतनी जल्दी बदलाव आएगा नहीं, बदलाव आने में समय लगेगा, क्योंकि सोसाइटी हमेशा क्या होता है कि एक तरफा चीज़ को देखती है। हमारे पास 5 उंगली हैं, 5 उंगली एक बराबर नहीं है, और हर उंगली का एक अलग काम होता है। उसी तरह बहुत सारे मेल हैं, बहुत सारे फीमेल चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं, तो हम पूरे मेल या फीमेल समाज को तो हम गलत नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर वहीं कोई कुछ ट्रांसजेंडर अगर जबरदस्ती कर रहे हैं, अगर सेक्स वर्क कर रहे हैं, तो वो पूरे समाज को काउंट कर देंगे कि अरे आपका समाज ऐसा है, आप लोग ऐसा करते हैं। अरे आपके समाज में भी तो लोग गलत है, फिर तो आप भी गलत हुए। बहुत सारे मेल रेपिस्ट हैं, तो हर मेल तो रेपिस्ट नहीं हो सकता ना, उस तरह हर ट्रांसजेंडर गलत नहीं हो सकता। इसलिए अपनी सोच को बदलने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप अपनी सोच बदलेंगे तब जाके परिवर्तन आएगा। हाँ मैम, मैं आपको देख पा रही हूँ कि आप बहुत सारा रुद्राक्ष का माला पहने हैं, टीका भी लगाया है, तो आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा है। देखिए धार्मिक तो हम शुरू से ही, क्योंकि हमें अर्धनारीश्वर का रूप कहा Yes, जाता है, और उसी के, और हम भगवान शिव को बहुत मानते हैं, हमारे आराध्य वही हैं। हाँ। और इस बार महाकुंभ में मेरा पट्टाभिषेक हुआ था और मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी। तो ये भी बहुत गर्व की बात है मेरे लिए कि पहली झारखंड की, आप ट्रांसजेंडर समुदाय से बोल दीजिए, या महिला बोल दीजिए, या पुरुष भी बोल सकते हैं, उसमें से मैं ही पहली चुनी गई हूँ महामंडलेश्वर पद के लिए। मैम मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आपको सबसे ज़्यादा दर्द किस बात से होता है, लोगों का व्यवहार से या फिर उनकी छोटी सोच से? देखिए सबसे ज़्यादा दर्द व्यवहार और सोच की बात नहीं है, उनकी समझ की बात है। और मैं उनको बुरा नहीं बोलती, इसलिए बुरा नहीं बोलती, मान लीजिए कोई फल है जिसके बारे आप नहीं जानती हैं, और मैं आपको वो फल बोलूँगी आप खा लो, आप कभी नहीं खाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उस फल का स्वाद कैसा है, वो फल खाने में किस तरह से है, तो आप उसको नहीं खाएंगे। उस तरह हमारे समाज की बात है, जब तक लोग हमारे बारे में नहीं जानेंगे, लोगों को नहीं पता, तब तक लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे। जब लोग जानेंगे, जैसे आपको पता है कि सेब बहुत खाने में टेस्टी है, उसके काफ़ी लाभ है, तो आप सेब खाते हैं, आपको पता है इसलिए आप सेब खा रहे हैं। लेकिन जो फल के बारे में आपको जानकारी नहीं, वो फल आप नहीं खाती हैं। उसी तरह हमारे समाज की बात है, जो लोग हमारे बारे में नहीं जानते, उनको पता नहीं है, वही गंदी गंदी बातें करते हैं, लोगों में गलत भ्रांतियाँ फैलाते हैं, और जिनको पता है वो जानते हैं कि इनका अस्तित्व क्या है, इनकी वैल्यू क्या है। तो इसी में मैं ये कहूँगी कि समझ की कमी, जिस दिन ये समझ उनको आ जाएगी तो ये भेदभाव, इतनी घृणा, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। मैम कभी आपको ऐसा लगा कि आप पूरे समाज के बीच में आप खुद को अकेला महसूस किए हैं? हाँ, हमेशा लगता है। इसलिए लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि कई जगह, जैसे मैं इतने सारे रुद्राक्ष पहना है, माथे पे तिलक लगाया, सिंदूर लगाया, कहीं जाती हूँ तो लोग ऐसा देखते हैं जैसे मैं मंगल ग्रह से आ गई हूँ, उनके बीच में इस तरह से रिएक्ट करेंगे। कई जगह ऐसे सम्मेलन होते हैं, इसमें मैं जाती हूँ तो, या हमारे समाज का कोई व्यक्ति भी गया है तो सबकी नज़र हम पे ही होगी कि ये कहाँ से आ गई, ये अरे ये कहाँ से आ गए, हम भी इस धरती के ही हैं, कोई एलियन नहीं है। तो ये समझने की सब जरूरत है। और दर्द इसलिए होता है कि लोग हमें नेगलेक्ट करते हैं। आप देखेंगे आज झारखंड में ही हमारे झारखंड सरकार बोलेंगे हम किसी की बात नहीं करेंगे, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे जेएमएम की सरकार हो। 2012 से हम फाइट करते आ रहे हैं, आज तक आप देखेंगे ट्रांसजेंडर के लिए कोई योजना नहीं आई। जेएमएम सरकार ने 1000 पेंशन की बात कही थी, वो मिल रही है, लेकिन 2% जो उन्होंने आरक्षण की बात कही थी कि सभी विभाग में आरक्षण मिलेगा, वो कहाँ मिल रहा है? आप देखेंगे ऑप्शन ही नहीं है। तो सिर्फ बोलना नहीं है ना, उसको करके दिखाना ना। और जब तक हमारे लोग जॉब पे नहीं दिखेंगे, जब तक सरकारी जगह पे काम करते हैं, तो वो बदलाव नहीं आएगा। अब कई बार ऐसा होता है, लोग बोलते हैं तुम तो मानते हो, जबरदस्ती करते हो, तो आप बताओ कहाँ है हमारे लिए जगह? कोई हमें घर पे भी नहीं रखेगा काम के लिए, उनको शर्म आएगी। तो बदलाव लाने के लिए पहल तो आपको भी करनी पड़ेगी। तो पहल होती नहीं है, हमेशा हमें फाइट करना पड़ता है। जब हम फाइट करते हैं, कोविड के टाइम पे आप देखिए, जो कोविड के टाइम पे वैक्सीनेशन सबको चाहिए था, सबकी नीड थी, बट
वैक्सीन के लिए हमने फाइट की। कोरोना काल में हम हर जिले में जाते थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलते थे कि सर हमारे समुदाय को वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन चाहिए। पत्राचार करते थे, तब जाके वैक्सीन मिला हमारे समाज को। सोचिए कि हर बार हमें फाइट करना पड़ता है। तो समाज की सोच बहुत छोटी है, उसको बदलने की ज़रूरत है। रोना तभी आता है कि जो चीज़ हमें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिलती है, किसी और को मिल जाती है। तो इस बात का सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। मैम आपका सफ़र तो काफ़ी लंबा रहा है, तो आप इसमें कभी आपको एंजाइटी, डिप्रेशन का भी? हाँ, डिप्रेशन तो आए दिन होता रहता है। जैसे डिप्रेशन का देखिए क्या है, जैसे आपने मेरी संस्था का जिक्र किया उत्थान सीबीओ। तो संस्था क्या होती है जिसमें सरकार काम देती है और कम कम काम करते हैं, तब एक संस्था चलती है। संस्था तो अपने पॉकेट से हम कितना चलाएंगे, कितना सहयोग करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है, कई जगह ये ऑप्शन आते हैं कि जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनको सरकार काम दे। जब हम सारे पेपर लेके जाते हैं वो हमें काट देते हैं और किसी और संस्था से घूस लेकर के उसको काम दे देते हैं। वो हमसे घूस नहीं मांग सकते हैं, लेकिन उस संस्था से वो ऐसे पैसे का लेन देन हो जाता है और वो उनको काम देते हैं। उस जगह पे हमें खराब लगता है कि आज हमारे पास पैसा नहीं है या आज हमारी वो पहुंच नहीं है, इसलिए आज ऐसा हो रहा है। लेकिन वो डिप्रेशन सिर्फ कुछ घंटों का होता है, बाद में हम खुश रहते हैं। और आप देखेंगे कि हमारा समाज हमेशा ही खुश रहता है, कभी वो उसे आप दुखी नहीं देखेंगे। दुख हमारे अंदर बहुत है, लेकिन हम हमेशा हंसते रहते हैं और दूसरों को हंसाते रहते हैं और दूसरों को दुआ ही देते हैं। बददुआ हमारे मुंह से कभी नहीं निकलती है। मैम आप अपने लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट और प्राउड मोमेंट का सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट मेरी लाइफ का ये था, जो मेरी स्कूल लाइफ थी ना, वो सबसे डिफ़िकल्ट थी। क्योंकि आप जानते हैं पढ़ाई एकमात्र ऐसा रास्ता होता है जिससे आदमी हर वो चीज़ को छू सकता है जो वो चाहता है। तो मैं पढ़ नहीं पाई। मैंने अपनी पढ़ाई 6 तक स्कूलिंग की थी और मैंने 10th को प्राइवेट से दिया। वो भी बहुत मुश्किल से दे पाई, क्योंकि बिना पढ़ाई के करना बहुत मुश्किल था। तो ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट, ये जो समय था, जिस समय में मुझे समझ नहीं थी कि मैं क्या हूँ। उस समय लगता था कि यार भगवान ने मुझे क्या बनाया है, शायद इकलौती मैं ही उस दुनिया में ऐसी। जब अपने समाज से मैं मिली तब मैंने जाना खुद को कि हाँ मैं ऐसी हूँ। और ये मेरी लाइफ का बहुत डिफ़िकल्ट समय रहा, जिसमें खुद को समझना ही सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए। और सबसे प्राउड मोमेंट आज का ही आप देखिए कि आज आपके शो में भी मैं बैठी हूँ और लोगों के बीच जाती हूँ, तो ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है कि आज लोग जानना चाहते हैं हमारे बारे। लोग समझना चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर है क्या, इनकी लाइफ है क्या, ये कैसे स्ट्रगल करके आगे बढ़े। तो ये वाले प्राउड मोमेंट होता है। मैम आप समाज से क्या उम्मीद करते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं? देखिए, समाज से उम्मीद हम नहीं रखते हैं। हम समाज से यही कहना चाहते हैं कि उम्मीद हम हार चुके हैं। बस थोड़ी सी अपने सोच को आप बदलिए। सोच इसलिए बदलने की ज़रूरत है, महंगे महंगे कुत्ते हम खरीद के लाते हैं, उसको पालते हैं, गाड़ियों में घुमाते हैं, साथ लेके घूमते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, इलाज करवाते हैं, उसको फिट रखते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। लेकिन वो ये ट्रांसजेंडर अगर होता है तो आपको उनसे घृणा आती है, आपको उनसे शर्म आती है, उनके साथ घूमने में आपको शर्म आती है, उनको डॉक्टर के पास लेके जाने में शर्म आती है। तो बहुत बुरा लगता है कि एक जानवर हमसे ज़्यादा कहीं मूल्यवान हो गया है सोसाइटी के लिए। एक जानवर से आपको ज़्यादा स्नेह है, लेकिन एक इंसान से आपको प्रेम नहीं है। तो यही मैं समाज को कहना चाहूँगी कि हम भी इंसान हैं, हम भी प्यार चाहते हैं, हम तिरस्कार नहीं चाहते। अगर आप कहीं भी किसी ट्रांसजेंडर भाई या ट्रांसजेंडर बहन को देखते हैं तो आप 2 पल उससे बात कीजिए। हो सकता है वो व्यक्ति आपको अच्छे से रिप्लाई ना दे। इसलिए रिप्लाई नहीं देगा क्योंकि शुरू से उसने तिरस्कार सुना है, शुरू से उसने गालियाँ सुनी है। जो समाज ने मुझे दिया है, मैं समाज को वही दूँगी। तो आप थोड़ा-सा बात कीजिए, दोस्ती कीजिए। अगर आपके आस-पास में कोई ट्रांसजेंडर है, अगर आपका कोई भाई-बहन ट्रांसजेंडर है, तो उसको नेग्लेक्ट मत कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए। बस मैं यही संदेश देना चाहती हूँ। मैम आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, वो आपके लिए कैसा क्या करे जो आप लोग की सोसाइटी के लिए या फिर आपके जेंडर के लिए फ़ायदेमंद हो? देखिए, सरकार से तो हमने बहुत सारे पत्राचार किए हैं, हर ज़िले में किए हैं। सबसे बड़ी नीड हमारी जो है वो आश्रय गृह के लिए है और सामुदायिक भवन के लिए है, क्योंकि हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा घर से निकाले जाते हैं। लेकिन आज तक पूरे झारखंड में आप देखेंगे एक भी शेल्टर होम हमारे समुदाय के लिए नहीं है, जहाँ हमारे समुदाय के लोग रह सकें। हमारे समुदाय के लोगों को मजबूरन सेक्स वर्क करना पड़ता है, मजबूरन ट्रेनों में सोना पड़ता है, मजबूरन वो काम करने पड़ते हैं जो काम उसने जीवन में आज तक नहीं किया। ताली मारना और हाथ फैलाना बहुत आसान होता है, ये लोगों को लगता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है।
ताली मारना और हाथ फैलाना ना बहुत मुश्किल है। कभी आप एक दिन करके देखो कितना मुश्किल होता है। हमने भी बहुत सोचा था कि ताली मारना और हाथ फैलाना लोग पैसा दे के चल जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ लोगों की सोच है। जब वो करने की बात आएगी ना, तब पता चलेगा कि कितना दर्द और कितनी तकलीफ होती है ताली और हाथ फैलाने में। मैम, आप किसी को रोल मॉडल मानती हैं? हाँ, रोल मॉडल हैं। हमारी गुरु हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, हमारी माँ है गौरी सावंत। ये हमारे रोल मॉडल है। इन्होंने बहुत कुछ किया है समाज के लिए। और आज आप देखेंगे हमारी गौरी माँ जो है, उनकी ताली मूवी भी आई है सुष्मिता सेन की। वो काफ़ी उसकी स्टोरी है, उसमें उसने उसने जो स्ट्रगल किया है वो उसमें दिखा है। तो उन्होंने स्ट्रगल किया तब वो परिवर्तन आया। उनको देख कर मैंने सीखा कि हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसे हम लड़ सकते हैं। तो वो हमारे लिए है। मैम, अभी भी कुछ लोग ऐसा है कि वो अपना जेंडर को पहचान नहीं पा रहे हैं। देखिए, पहचानना सब कुछ सबको पता है। सबसे बड़ी बात है सोसाइटी का प्रेशर। अगर मैंने वक्त दिया, बोल दिया मैं ट्रांसजेंडर, मेरा दोस्त मेरा साथ छोड़ देगा, मेरी बहन मेरा साथ छोड़ देगी, माँ बाप मेरे साथ नहीं रहेंगे, तो ऐसे डिस्कस करके क्या फ़ायदा भाई। चुप के रह के अच्छा है। जब सारी चीज़ें मिल रही हैं तो मैं ऐसे ही खुश हूँ। बहुत लोग ऐसे भी है कि लोग सोसाइटी के सामने ही नहीं आ पा रहे। वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी समाज के सामने नहीं आ पा रहे। समाज तो घृणा करता है ना। अगर जैसे कई बार हम सोचते हैं स्कूल में हम सेंसिटाइजेशन करेंगे, स्कूल में बताएंगे अगर ऐसा बच्चा पाया जाए तो आप उसको सपोर्ट करो। नहीं, बाद में हमें समझ में आया कि अरे भाई, अगर ऐसा बच्चा मिल गया तो स्कूल से जीने नहीं देगा। जो बच्चा पढ़ रहा हो अपनी पढ़ाई को वहाँ स्टॉप कर देगा। तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किलें हैं। मैम, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो अभी भी डर रहे समाज में आने से? देखिए, डर रहेगा। ये डर मेरे अंदर भी था। मैं ये नहीं बोलूँगी डर निकल जाता है। डर इसलिए नहीं निकलता क्योंकि हमारे लिए कुछ नहीं है समाज में। मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना कि शेल्टर होम तक नहीं है। अगर उस बच्चे को निकाल दिया जाए, अगर आप बोले एक परिवार, एक माँ बाप अगर एक बच्चे को घर से निकालता है, समाज उसे स्वीकार करेगा? कहाँ जाएगा वो बच्चा? कोई होप नहीं उसके पास। तो वो बच्चा डरता है कि अगर मैंने बता दिया तो सबसे पहले तो परिवार अलग हो जाएगा और समाज तो ऐसे नहीं पूछता है। तो हम जाएँ कहाँ? जब ये रहने वाली चीज़ें आ जाएंगी, हमारे शेल्टर होम बन जाएंगे, तब जाके हो सकता है खुल के लोग आगे आएँ। उनको पता हम शेल्टर होम में रहेंगे, हम पढ़ेंगे तो हमें जॉब मिलेगी, तब ऐसे बच्चे खुल के आगे आएंगे। मैम, आप माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बच्चे को वो अपने साथ रखे या फिर उनको साथ बाहर रखना है जाना? ना, क्यों नहीं रखकर साथ रखेंगे भाई। वो उस माँ, जैसे एक माँ हर बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, उसको भी उसने रखा है। तो वो आपसे अलग नहीं है। हाँ, उसका जेंडर अलग हो सकता है, लेकिन उसमें वो चीज़ें तो अलग नहीं है ना। वो भी सांस ले रहा है, उसके अंदर भी दिल है, उसकी भी आँखें हैं, उसके भी कान हैं। तो माँ बाप को ये समझना है कि वो बच्चा है आपका, उसको स्वीकार करने की ज़रूरत है। उसको घर से बाहर निकालने से? नहीं, घर से क्यों बाहर निकालना? आप चाहेंगे कि आपका बच्चा सड़कों पे भीख मांगे? मैम, आप अभी अपने घर जाती हैं? मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहती हूँ। वो आपको प्रॉपर स्वीकार कर चुके हैं, स्वीकार फैमिली, भाई जी, बहन जी, सब? जी, सभी।